जैसा कि पार्ट 4 के अंदर हमने देखा था कि मोनेरा जगत के बारे में हमने जाना था। मोनेरा जगत के अंदर एक एग्जाम्पल लिया था जिसका नाम था बैक्टीरिया। बैक्टीरिया के हम विभिन्न रूपों के बारे में जानकारी प्राप्त कर जानकारी प्राप्त की है और उसके आधार पर ही आगे हम चर्चा करेंगे। जैसे कि एक आधार है उसका आकार के आधार पर वर्गीकरण, यानी कि आकार के आधार पर बैक्टीरिया कितने प्रकार के होते हैं। पहला है स्पाइरिकल गोलीय कोकस। बहुवचन शब्द होता है कोकस का, कोकाई, यानी कोकस सर्वाधिक प्रतिरोधी होता है, सबसे सूक्ष्म होता है। जो एक गोलीय होता है उसे मोनोकोकस, जो दो गोलीय होता है उसे डिप्लोकोकस, तीन गोलीय होता है स्ट्रेप्टोकोकस, यानी कि श्रृंखला के रूप में होता है। जो यानी कि बहुत सारे गोलीय होता है, एक दो तीन चार पाँच छः विभिन्न गोलीय हो सकता है। इससे स्टेफाइलोकोकस यानी जीवाणु का गुच्छा कर सकते हैं। इसी स्टेफाइलोकोकस के अंदर अलेक्जेंडर ने पेनिसिलिन की खोज की थी। जो चार गोलीय होता है यानी एक घनाकार रूप से व्यवस्थित होता है उसे सर्सेनिक कहते हैं। दूसरा जो आकार के आधार पर आता है वो छड़ाकार रोड शेप आता है, उसे बेसिलस कहते हैं। जो एक छड़ाकार रूप में होता है उसे मोनोबेसिलस, दो छड़ाकार रूप में होता है उसे डिप्लोबेसिलस। जो तीसरा आता है विब्रियो कोमा शेप, नहीं कोमा, जो विब्रियो कोलेरी यानी कि कोलेरा का हेजा का रोगवाहक होता है। चौथा जो आता है स्पाइरल यानी कि सर्पिलाकार, जो यानी कि एक सर्पिलाकार सांप की आकृति का होता है लेकिन दोनों तरफ वी शेप में यानी कि कसाभिकाएं उपस्थित होती है। एग्जाम्पल स्पाइरिलोम। जो दूसरा सर्पिलाकार होता है लेकिन बीच बीच में छोटे छोटे मोटे मोटे बंद होते हैं, स्पाइरो यानी कि इसकी संरचना लचीली और आंतरिक फ्लैजिला पाए जाते हैं। जैसे कि आंतरिक फ्लैजिला आप देख रहे हैं, यहाँ मोटे मोटे उपहार नुमा ये दिखाई दे रहे हैं। तो दूसरा वर्गीकरण जो का आधार है वो कसाभिका के आधार पर है। कसाभिका के आधार पर पहला है एट्रिकस, यानी कि इसमें नो फ्लैजिला, कोई फ्लैजिला नहीं होता। मोनोट्राइकस, इसमें एक फ्लैजिला उपस्थित होता है। ये रोड शेप आकृति है, रोड शेप आकृति के एक और कसाभिका उपस्थित होती है। एम्फीट्राइकस, दोनों ओर कसाभिकाएं उपस्थित होती है, दाएं और बाएं। लोपोट्राइकस यानी कि एक और, जैसे कि बाएं ओर दो कसाभिकाएं उपस्थित होती है, उसे लोपोट्राइकस कहते हैं। लेफाइलोट्राइकस यानी कि दोनों ओर दाएं और बाएं दो दो कसाभिकाएं उपस्थित होती हैं जो वी आकार की रूप में व्यवस्थित है। पेरिट्राइकस यानी कि चारों ओर, यानी कि चारों दिशाओं में एक एक कसाभिकाएं उपस्थित होती है। जीवाणु में शोषण किस प्रकार से होता है। जीवाणु में शोषण वायवीय शोषण होता है और अवायवीय शोषण होता है। पहले हम वायवीय शोषण के बारे में जानेंगे। वायवीय शोषण भी दो प्रकार से होता है, एक अविकल्पी वायवीय यानी कि ओब्लिगेट, एक दूसरा होता है विकल्पी वायवीय अवायवीय, जिसे फैकल्टेटिव कहते हैं। अविकल्पी वायवीय केवल वायवीय में होता है और दूसरा विकल्पी अवायवीय वायवीय जीवाणु जो अवायवीय स्थिति में रह सकते हैं। अविकल्पी वायवीय जैसे कि एजोटोबैक्टर, बेजिरिंकिया, बेसिलस सबटाइलस, क्लेब्सिला, और विकल्पी अवायवीय स्यूडोमोनास, एसिटोबैक्टर, क्लोस्ट्रीडियम टेटिनाई। एक बार और एग्जाम्पल का रिपीट कर देता हूँ। जैसे कि एजोटोबैक्टर है, बेजिरिंकिया है, बेसिलस है, बेसिलस सबटाइलिस है, ये वायवीय विकल्पीय। क्लेब्सिला वायवीय अविकल्पी स्यूडोमोनास, एसिटोबैक्टर, क्लोस्ट्रिडियम टेटिनाई। और दूसरा आता है अवायवीय शोषण, इसमें अविकल्पी अवायवीय और विकल्पी वायवीय। केवल अविकल्पी अवायवीय के अंदर क्लोस्ट्रिडियम बोटुलिनम, जो कि पैकिंग फूड टॉक्सिसिटी होती है, ये पीएनएस यानी कि पोन्स नर्वस सिस्टम पर अटैक करता है। विकल्पीय वायवीय जीवाणु अवायवीय होते हैं परंतु वायवीय स्थिति में रह सकते हैं। प्रकाश संश्लेषी जीवाणु हैं, किण्वनकारी जीवाणु हैं, लैक्टोबैसिलस
जीवाणु में पोषण किस प्रकार से होता है? प्रकाश स्वकोशी यानी फोटो ऑटोट्रॉप्स। प्रकाश स्वकोशी को भी दो प्रकार से विभाजित किया जा सकता है, एक फोटोलिथो ऑटोट्रॉप और फोटो ऑर्गेनो ऑटोट्रॉप। फोटोलिथो और ऑटोट्रॉप में प्रकाश ऊर्जा का स्रोत होता है प्रकाश, और फोटो ऑर्गेनो में भी ऊर्जा का स्रोत प्रकाश होता है। इसमें मुख्य अंतर ये होता है कि ये अकार्बनिक होता है फोटोलिथो ऑटोट्रॉप्स, जिसमें हाइड्रोजन का स्रोत अकार्बनिक होता है, और इसमें फोटो ऑर्गेनो ऑटोट्रॉप्स में कार्बनिक पदार्थ होते हैं। फोटोलिथो ऑटोट्रॉप्स का एग्जाम्पल है पर्पल एस जीवाणु और ग्रीन एस जीवाणु, जबकि फोटो ऑर्गेनो ऑटोट्रॉप्स का एग्जाम्पल है पर्पल नॉन एस जीवाणु और ग्रीन नॉन एस जीवाणु। दूसरा जो आधार है जीवाणु में पोषण का, वो रसायन पोषी होता है। पहला तो होता है प्रकाश स्वपोषी और दूसरा हो गया रसायन स्वपोषी। रसायन स्वपोषी को कीमो ऑटोट्रॉप्स कहते हैं। इसमें दो भाग होते हैं, कीमोलिथो ऑटोट्रॉप्स और कीमो ऑर्गेनो ऑटोट्रॉप्स। इसमें ऊर्जा का स्रोत रसायन होता है, इसमें भी रसायन होता है। इसमें H+ धाता होता है, अकार्बनिक पदार्थ होते हैं, इसमें कार्बनिक पदार्थ होते हैं। कीमो ऑर्गेनो ऑटोट्रॉप्स में मेथेनोजन होता है, कार्बनिक पदार्थ, जबकि अकार्बनिक पदार्थ कीमोलिथो ऑटोट्रॉप्स में नाइट्रोजन, पैरा, सल्फर, हाइड्रोजन जीवाणु होते हैं। एक क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, जैसे कि कौन से जीवाणु NH3 NO2- NO3- का ऑक्सीकरण करके मुक्त ऊर्जा का उपयोग ATP निर्माण में करते हैं और खनिज चक्रण में भूमिका निभाते हैं। यहाँ पर जो आंसर होगा वो रसायन स्वकोशी होगा, क्योंकि यहाँ पर NH3 NO2 NO3 इसमें एग्जाम्पल क्या दे रखा है? रसायन स्वकोशी। रसायन स्वकोशी में भी आप इसके एग्जाम्पल देख लो, नाइट्रोसोमोनास, नाइट्रोकोकस और नाइट्रोबैक्टीरिया, ये 3 एग्जाम्पल दे रखे हैं। नाइट्रोसोमोनास, नाइट्रोकोकस और नाइट्रोबैक्टीरिया वेक्टर। विषमपोषी जीवाणु हेटेरोट्रॉप्स में अधिकांश जीवाणु विषमपोषी होते हैं। मर्दोप जीवी यानी कि सेप्रोफाइट होते हैं। मर्तांश डेड डेज मैटर पर निर्भर करते हैं। इन मर्दोप जीवी दो प्रकार से होते हैं, अविकल्पी मर्दोप जीवी, विकल्पी परजीवी। ओब्लिगेट सेपेरोफाइट और फैकल्टेटिव पैरासाइट केवल मर्दोप जीव होते हैं अविकल्पी में, और विकल्पी परजीवी मुख्यतः मर्दोप जीव परंतु परजीवी रूप में रह सकते हैं। अविकल्पी मर्दोप जीव में पहला आता है एग्जाम्पल के रूप में, यहाँ मैं लिख रहा हूँ बेसिलस वल्गेरिस, और दूसरा आता है क्लोस्ट्रिडियम बोटुलिनम, और इसमें एग्जाम्पल है विकल्पी परजीवी में स्यूडोमोनास। दूसरा आता है यानी कि परजीवी पैरासाइट, परजीवी पर निर्भर करते हैं अविकल्पी परजीवी, विकल्पी मर्दोपजीवी। अविकल्पी परजीवी में माइकोबैक्टीरियम, लेप्री यानी कुष्ठ रोग का वाहक है, और विकल्पी मर्दोपजीवी माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस यानी कि टीबी जीवाणु का। तीसरा आता है सहजीवी सिम्बायोंट, ये है राइजोबियम लेग्यूम पादपों मूलों में, जैसे कि उड़द है, मूंग है, इनकी पादपों की जड़ों में राइजोबियम पाया जाता है। एजोरिजोबियम सिस्पेनिया की मूलों में, ट्रिंकिया नॉन लेग्यूम पादप में, जैसे एलनस है, केजुराइना है, इसके मूलों में। अब अगला आता है जो जनन, यानी कि जनन किस प्रकार से होता है बैक्टीरिया के अंदर। अलैंगिक जनन भी हो सकता, जैसे कि द्विखंडन बाइनरी पेचेन सबसे सामान्य विधि है। एंडोस्पोर के अंतः बीजाणु के रूप में गुणन नहीं होता, प्रतिकूल परिस्थितियों को सहने की क्षमता होती है केवल। इसमें क्या है कि एंडोस्पोर अंतः बीजाणु के रूप में नहीं हो सकता।
यहाँ पे एक संरचना दे रखी है जिसकी बाहरी परतें जो बाहरी गोली की परतें एक्सोस्पोरियम, तो आंतरिक दूसरी परतें स्पोरोकोट वाल, अंदर की जो कोर्टेक्स है वो कैल्शियम की बनी होती हैं। डिप्लोकोल एसिड उपस्थित होता है जो इसको कठोरता प्रदान करता है। अंदर की तरफ जो सेल वाल कोशिका भित्ति दिखाई दे रखी है। अंदर है जो कि सेल मेम्ब्रेन यानी कि सेल कोशिका झिल्ली है। एंडोस्पोर की संरचनाएं जो 5 परतों के रूप में उपस्थित होती है। इसमें लैंगिक जनन नहीं होता है। लैंगिक जनन दे रखा है या लैंगिक जनन नहीं होता है। वास्तविक लैंगिक जनन अनुपस्थित होता है। आनुवंशिक पदार्थों का एक जीवाणु से दूसरे जीवाणु में स्थानांतरण होता है। जो अगला है यानी कि लैंगिक जनन में ट्रांसफॉर्मेशन रूपांतरण ग्रिफिथ ने दिया था। स्ट्रेप्टोकोकस जीवाणु पर कार्य किया। कंजक्शन संयुग्मन लेडरबर्ग और टेटम ने दिया। कंजक्शन संयुग्मन शब्द किसने दिया था? लेडरबर्ग और टेटम ने दिया था। इकोलाई जीवाणु पर कार्य किया है इन्होंने। दोनों वैज्ञानिक लेडरबर्ग और टेटम थे। इन्होंने इकोलाई जीवाणु पर कार्य किया। तीसरा आता है ट्रांसडक्शन। यह भी लेडरबर्ग और जिंडर ने बताया था। ट्रांसडक्शन के बारे में लेडरबर्ग साल्मोनेला टाइफिमोरियम पर कार्य किया। जीवाणुभोजी विषाणु द्वारा आनुवंशिक पदार्थों का जीवाणु में स्थानांतरण होता है। इसी के साथ में आज का पाठ खत्म करते हैं। जो कल पढ़ेंगे वो साइनोबैक्टीरिया यानी साइनोबैक्टीरिया के बारे में जानेंगे। साइनोबैक्टीरिया क्या होता है? एक तरह का नीलरी बच्चे वाला है ब्लू ग्रे एल्गी, जिसे शॉर्ट में BGA भी कहा जाता है। ठीक है।